हमारा देश भारत, जिसकी आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है, और मुंबई से सटे ही एक शहर है मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर तेजी से ग्रोथ करने वाले शहरों में गिना जाता है। लगभग 50 वर्ष पहले मीरा भाईंदर एक गांव जैसा था, लेकिन आज के समय में यह शहर एक महानगर की तरह दिखने लगा है। इस शहर में जो भी व्यक्ति आया है और उसने अपने मेहनत के बल पर समाज में एक अच्छा मुकाम बनाया है और साथ ही साथ मीरा भाईंदर की तरक्की में योगदान दिया है, हम उन्हें स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर की उपाधि से नवाजते हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्जवल भारत न्यूज हर उस व्यक्ति को सलाम करता है जिन्होंने अपनी मेहनत से मीरा भाईंदर को संवारा है। हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी स्टार्स को आपसे रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे उनके जीवन के संघर्ष के विषय में। आज के स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर के स्टार मेहमान हैं डॉक्टर राजेंद्र नागरकट्टी। जी हाँ, आशीर्वाद मैटरनिटी हॉस्पिटल के फाउंडर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नागरकट्टी पिछले 25-30 सालों से भाईंदर पूर्व के जैसल पार्क में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया है। आज स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर के इस एपिसोड में हम आपको उनसे रूबरू करवाने जा रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र नागरकट्टी। मेरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र नागरकट्टी। मैं एक स्त्री रोग तज्ञ हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। मैंने एमडी किया है मुंबई के केईएम हॉस्पिटल एंड सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज से। एमडी एफआईसीओजी, एफसीपीएस, डीजीओ और डीएफपी ये मेरी डिग्रीज़ है। प्रैक्टिस करता हूँ मेरी डॉक्टर धर्मपत्नी के साथ, डॉक्टर आशा नागरकट्टी। हमारा नर्सिंग होम है आशीर्वाद मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल, जो कि जैसल पार्क में है और जहाँ मेनली डिलीवरी, मैटरनिटी एंड गायनेकोलॉजी की सर्विसेज दिए जाते हैं। हम वैसे रहने वाले थे माटुंगा, वहाँ पर रहते थे। मेरी पढ़ाई वहाँ पर हुई, लिटिल एंजल्स हाई स्कूल करके साइन हॉस्पिटल के सामने। हम वैसे रहने वाले हैं कर्नाटक के, लेकिन मेरे पिताजी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो यहाँ पे आए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने अपनी बिज़नेस शुरू की और प्लास्टिक का छोटा सा यूनिट उन्होंने चालू किया था, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का। मेरी बदकिस्मती सॉर्ट ऑफ थी कि उनकी डेथ हो गई जब हम सेकेंड स्टैंडर्ड में थे, यानी कि मेरी उम्र करीब शायद 6-7 साल की थी। और फिर मेरी माताजी जो है प्रोफेसर थी, मतलब उस समय लेक्चरर थी सेंट जेवियर्स कॉलेज वीटी में। तो उन्होंने मुझे और मेरी बहन को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। हमने उस समय 12th स्टैंडर्ड में अच्छा स्कोर ला करके मुंबई के सबसे प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम हॉस्पिटल में एडमिशन लिया। वहाँ पर मेरा एमबीबीएस मैंने किया और उसी कॉलेज में फिर एमडी यानी मास्टर्स डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन में एडमिशन लिया, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में, स्त्री रोग तज्ञ। 1983 में मेरा एमबीबीएस पूरा हुआ और फिर 1986 में एमडी पूरा हुआ।
पहले AMO यानी कि असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर करके कर रहे थे। उसके बाद में सायन हॉस्पिटल यानी लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज में एज ए लेक्चरर हमने किया 2 साल तक, और फिर 1990 में हमने हमारा प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया। उन दिनों में माटुंगा जैसे जगह पर जगह लेना, प्रॉपर्टी रेट्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो वहाँ पर हमें पॉसिबल नहीं था। उस समय ढूंढते हम भाईंदर में आए और भाईंदर में जसल पार्क में हमने छोटा सा नर्सिंग होम शुरू किया। एक्चुअली इसके पीछे गणपति बाप्पा का बड़ा हाथ है, क्योंकि हम बचपन से हर मंगलवार को सिद्धिविनायक दर्शन के लिए जाया करते थे। सुबह सुबह 6 बजे उठ के हमारी एक क्लासमेट थी सेंट जेवियर्स कॉलेज की, जो कि आर्किटेक्ट है। उन्होंने एक बार जब भी मिले तो मुझे बताया कि जसल पार्क है भाईंदर में, बहुत अच्छी छोटी सी टाउनशिप है, और वहाँ पर उन्होंने एक गणेश मंदिर डिज़ाइन किया है। वो ये जो जसल पार्क में गणेश मंदिर है उसकी आर्किटेक्ट है वो, और वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ पर आइए, और मैंने यहाँ पे मंदिर देखा और बहुत अच्छा लगा, और मैंने बोला कि फिर यहीं से हम शुरू करेंगे। और फिर यहाँ पे हमने जगह ली। पहले छोटी सी 700 स्क्वायर फीट जगह में हमने हॉस्पिटल शुरू किया। जैसे जैसे प्रैक्टिस भी बढ़ रहा था तो धीरे धीरे जगह भी लेते गए हैं, और आज के तारीख में लगभग 4000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल है। जैसे मीरा भाईंदर उस समय एक लेट्स से डेवलपिंग सबब था, लेकिन इस भूमि में बहुत सारी खूबियाँ हैं, और ये सभी तरह के लोगों को सपोर्ट करता है। यहाँ की मिट्टी मैंने देखा है कि जो भी यहाँ पे आता है वो सफल होता है। गणपति बाप्पा के दया से हमको भी सफलता मिली, और हमने हमारा प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे से सेट किया। और जैसे जैसे मीरा भाईंदर शहर बढ़ता गया, प्रैक्टिस और हमारा भी जगह हमने अच्छा सा बना लिया, और अभी इस प्रैक्टिस में हम खुश हैं। मैं और मेरी मिसेज़ डॉक्टर आशा नागरकट्टी, उन्होंने उनका MBBS नायर हॉस्पिटल से किया, और उसके पश्चात उन्होंने भी स्त्री रोग तज्ञ में डिप्लोमा किया, DGO बोलते हैं उसको, डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स। एंड उसके बाद में उन्होंने डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया किया। एक्चुअली उनको भी MD का मौका था, लेकिन हमने उस समय देखा कि मीरा भाईंदर में स्थानिक एनेस्थेटिस्ट नहीं था। एनेस्थेटिस्ट जो होता है, जो भूल देता है सर्जरी के लिए, और जिसकी कभी इमरजेंसी में ज़रूरत होती है हमारे लिए, यहाँ पे स्थानिक नहीं था। यहाँ पे उस समय उन दिनों में बोरीवली से एनेस्थेटिस्ट आया करते थे, तो उन्होंने एनेस्थीसिया किया, इसलिए उनका डबल डिप्लोमा है, गायनेकोलॉजी में भी है और एनेस्थीसिया में भी है। मेरी बेटी है जो बड़ी बेटी है, जिन्होंने भी मेरे ही कॉलेज से यानी KEM हॉस्पिटल और सेठ GS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्होंने भी 12th स्टैंडर्ड में अच्छा मार्क लाए, और वहाँ पे अपने बल पे, अपने मेरिट पे एडमिशन लिया, और उन्होंने अपना MBBS पूरा किया, और अभी इस वक्त वो USA में रिसर्च कर रही है, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च इन गायनेक ऑन्को यानी कैंसर रिसर्च कर रही है। दूसरा मेरा छोटा बेटा है गौरव नागरकट्टी, जिन्होंने उनका मार्केटिंग किया है। यहाँ पर मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप में बैचलर्स डिग्री है, और अभी हाल ही में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं फॉर मास्टर्स इन मैनेजमेंट के लिए। मेरी माताजी, जैसे मैंने कहा, वो प्रोफेसर थी, लेकिन रिलेटेड सब्जेक्ट में थी, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी थी। उन्होंने लगभग 40 साल सेंट जेवियर्स कॉलेज में बिताया, एंड उन्होंने रिटायर जब भी हुई तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी थी। तो उसी से जुड़ के हमारा जो सब्जेक्ट है मेडिकल का, तो उस तरह से मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट पैदा हुआ। मेरी एक मम्मी की बहन थी, वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, उनको देखते हुए मैंने इस लाइन में यानी गायनेकोलॉजी के सब्जेक्ट में मास्टर्स करना डिसाइड किया। हम लिटिल एंजल्स हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, और शुरुआत में हम एवरेज स्टूडेंट माने जाते थे। लगभग मेरे ख्याल में सेकंड क्लास जो बोलते हैं 50% के एवरेज में हमारे मार्क्स आते थे, 50-55%। और हमारे माताजी हमको
हमेशा पुश करती थी कि और भी अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे में कैपेबिलिटी है। लेकिन उस समय एक जो इंसिडेंट है मुझे याद है कि एक पर्टिकुलर इसमें मैंने डिसाइड किया कि नहीं, थोड़ा सा मुझे मेहनत और करना है। और उस एग्ज़ाम में मैंने 60 मार्क्स के ऊपर यानी फ़र्स्ट क्लास पहली बार मैंने प्राप्त किया। और उस समय वो हमारी टीचर थी, फ़िरोज़ टीचर, उन्होंने हमको क्लास में खड़ा किया और बाकी लोगों को बताया कि देखो राजेंद्र ने क्या किया है। वो अभी उन्होंने मेहनत करके इस बार फर्स्ट क्लास लाया है और उसकी कैपेबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने उसकी यूटिलाइजेशन नहीं की थी, उसकी जो उपयोग करना चाहिए था नहीं किया था। लेकिन इस बार उन्होंने किया और उन्होंने फर्स्ट क्लास लाया। तो सभी लोग तालियां बजा के उनको प्रोत्साहित करें। तो सभी ने मुझे क्लैप्स दे के ये किया और ये जो है एक मन में बैठ गया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ और मेरे में पॉसिबिलिटी है। और ये जो प्रोत्साहन जो दिया वो आगे बढ़ता गया और उसके बाद जैसे बोलते हैं देयर वाज नो टर्निंग बैक। और मैंने और भी इम्प्रूव किया। स्कूल में फिर मैं सेकंड आया, जब भी 10th स्टैंडर्ड के रिज़ल्ट थे तो आई वाज सेकंड इन द स्कूल। और उसके बाद में जैसे मैंने कहा 12th में अच्छे मार्क ला के अपने मेरिट पे मैंने जो सबसे बेस्ट कॉलेज है सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर एडमिशन लिया। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आने के बाद जैसे प्रैक्टिस धीरे धीरे सेट हो रहा था, तो मेरे सीनियर्स ने कहा कि आप थोड़ा सा सोशल मेडिकल ये भी करिए, थोड़ा सोशल वर्क करिए। तो आई जॉइंड द भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन। और मेडिकल एसोसिएशन में हमने एकेडमिक काम किया, यानी जो सेमिनार्स होते हैं वो आयोजित करने लगे हम, और उसी में बढ़ते गए। और फिर हम मुंबई लेवल पे यानी कि मुंबई ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटी करके है, वहाँ पर भी हमने पार्टिसिपेट करने शुरू किया। और वहाँ भी हम आज के तारीख में एग्जीक्यूटिव कमेटी में हैं। और अभी इस वक्त नेशनल लेवल पे फॉक्सी करके जो हमारा ऑल इंडिया गायनेकोलॉजिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी हम चेयरपर्सन करके है। तो ये जो एक अलग ही ये है, क्योंकि इसमें हम दूसरे हमारे कलीग्स को उसको CME बोलते हैं, यानी कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, यानी कि इस वक्त भी हमको सीखना है। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाई ख़त्म किया और हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई, नहीं, क्योंकि बहुत सारे एडवांसेस होते हैं और इस एडवांसेस को साथ में रखे हुए प्रैक्टिस करना चाहिए। तो CME करके हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें लेटेस्ट चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो इसमें हमको लेक्चर्स देने पड़ते हैं अलग अलग हमारे जो कलीग्स को। तो ये एक तरह से सॉर्ट ऑफ मोटिवेट होता है कि हम भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। 8 तारीख को वर्ल्ड वुमेंस डे पे हम जो फॉक्सी के ज़रिए ऑल इंडिया कैंप करने जा रहे हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ मतलब सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर एंड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने मुंबई में कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री संजय बर्वे जी से मिलके उनके साथ करना चाहते हैं। और यहाँ मीरा भाईंदर थाने डिस्ट्रिक्ट में SP साहब डॉक्टर शिवाजी राठौड़, DYSP साहब डॉक्टर शशिकांत भोसले, एडिशनल SP साहब संजय पाटिल साहब, जैसे इनसे भी मिलके इनसे बातचीत करके हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं। नवगर रोड के इंस्पेक्टर प्रकाश बिराजदार सर से भी हम उस दिन मिले थे कैंप के समय, और उनसे भी हमने बात किया। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग जगह पे हम ये कैंप करना चाहते हैं। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन मेरा सभी लेडीज़ को, सभी महिलाओं को एडवाइस रहेगा कि अपना हेल्थ का ख्याल रखें हर एक लेवल पे, हर एक स्टेप पे, क्योंकि महिला ही होती है जो घर की शान होती है। और जैसे बोलते हैं ना कि एक लेडी अगर घर पे अच्छे हेल्थ और अच्छी एजुकेशन से है तो पूरा घर भी प्रॉस्पर होता है, खिल उठता है। तो आप लोगों का जो ध्यान होना चाहिए आपके हेल्थ पे, आपके स्वास्थ्य पे। प्रेगनेंसी के लिए जो है मैं बताऊंगा कि आपको
फोलिक एसिड जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ये एक्चुअली वेजिटेरियन डाइट में कम मात्रा में मिलती है, तो जैसे जैसे भी आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग शुरुआत करते हैं तो फोलिक एसिड आपको लेना चाहिए। टैबलेट के रूप में आती है और वो लेनी चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड जो एक ऐसी चीज़ है जिससे कि बच्चे की डेवलपमेंट अच्छे तरह से होती है। क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो जो बन रहा है, प्रेगनेंसी बन रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो आपको एडिशनल चीज़ें जैसे आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा स्पेशल केयर लेना चाहिए, खास करके पहले 3 महीने में, जबकि प्रेगनेंसी थोड़ी कमज़ोर होती है। साथ साथ में थोड़ा सा एक्सरसाइज जैसा होना चाहिए। जो मेडिकल फील्ड के जो एडवांसमेंट्स है उसकी फ़ायदा लेना चाहिए। आपको पहले 3 महीने में ही डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए और उन्होंने एडवाइस किए हुए जो भी इन्वेस्टिगेशंस है करना चाहिए, ताकि जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि बच्चा अच्छे से पल रहा है, बच्चा सब रूप में अच्छा है, नॉर्मल है। मतलब कोई स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसा एक न्यूकल स्कैन होता है जो कि 12 हफ्ते में होता है। एक एनॉमली स्कैन होता है जिसमें बच्चे के सभी पार्ट्स देखे जाते हैं, वो होता है 18-19 हफ्ते तक। ये क्यों करते हैं? क्योंकि आज के तारीख में एबॉर्शंस अलाउड होता है मान्यता रूप से 20 हफ्ते तक। तो 20 हफ्ते के पहले अगर हमने आइडेंटिफाई किया कि इस प्रेगनेंसी में बाय चांस बदकिस्मती से कोई एबनॉर्मलिटी है जो कि लाइफ सपोर्टिंग नहीं है, तो इस प्रेगनेंसी को हम एबॉर्ट भी कर सकते हैं। इसमें अभी इस वक्त परिवर्तन हो रहा है, अभी पार्लियामेंट तक पहुंच गया है कि इसको बढ़ाने के लिए लिमिट को 24 वीक्स तक, लेकिन वो फाइनल स्टेप हुआ नहीं है। आज के तारीख में अभी भी 20 वीक्स लिमिट है, तो पहले 3 महीने में ही आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बाकी जो गायनेकोलॉजी रिलेटेड इम्पोर्टेंस है कि अपने आपका स्वास्थ्य रखें। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है 35-40 के बाद कभी कभी हड्डियों की तकलीफ़ होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो उसकी भी जांच कर सकते हैं। या तो सिंपल दवा है, कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी में भी हम देते हैं, और 40 की उम्र के बाद लेडीज़ को लेना चाहिए कैल्शियम सप्लीमेंट, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहे। और अगर हड्डियां मजबूत है तो आपका हालचाल, चहल पहल सब सही रहता है। और जिन लेडीज़ को बच्चे नहीं होते हैं उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है, तो उसके लिए ये एक तरह का इलाज है। अभी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे टाइप के इलाज होते हैं। हम उनको संभोग रखने के लिए टाइमिंग बताते हैं। कई बार उनको सही टाइमिंग पता नहीं रहता है, तो सिर्फ टाइमिंग से ही कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है। कभी कभी थोड़ी सी दवाइयाँ उससे भी हो जाती है, लेकिन अगर इनके बावजूद भी अगर नहीं होता है प्रेगनेंसी, तो हमको उन्हें और भी एडिशनल स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, जिसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्शन कहते हैं, वैसे देना पड़ता है। उसमें सबसे पहले होता है इंट्रा यूट्रस इंसेमिनेशन, यानी कि शुक्राणु जो होते हैं वो हम डायरेक्टली गर्भाशय के अंदर छोड़ देते हैं, उसको IUI बोलते हैं, इंट्रा यूट्रस इंसेमिनेशन। ये ज़्यादातर किसी हस्बैंड का जो सीमेन काउंट होता है, शुक्राणु की संख्या अगर कम है, तो उनमें इस टाइप का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम स्पर्म्स को कॉन्सेंट्रेट करके उनकी जो रफ्तार है, उनकी एनर्जी लेवल इम्प्रूव करके फिर हम डायरेक्टली उनको गर्भाशय के अंदर छोड़ देते हैं। उसी से और भी आगे जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है IVF, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। ये खास करके रिसर्च करके शुरू हुआ था जिनके फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक थे, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स एक ज़रिया है जिससे स्पर्म्स यानी शुक्राणु और फीमेल की जो स्त्री एग होता है, बीज होता है, स्त्री बीज, वो दोनों मिलते हैं इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर में। तो अगर बदकिस्मती से किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी प्रीवियस हादसे की वजह से अगर ट्यूब एब्सेंट है, यानी कि ट्यूब बंद है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है जिसमें शुक्राणु और बीज मिलते हैं और प्रेगनेंसी बन जाती है, अगर ये ट्यूब ब्लॉक है तो उसमें हम पहले कोई साधन नहीं था, बच्चे हो नहीं सकते थे, लेकिन फिर ये टेस्ट ट्यूब बेबी आ गया, जिसमें हम क्या करते हैं कि
पेशेंट के जो स्त्री बीज है जब भी रेडी हो जाता है यानी मैच्योर हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो वो बीज हम उसे बाहर निकालते हैं। सुई के ज़रिए उसको हम एस्पिरेट करके उस एग को बाहर निकालते हैं ट्यूब के अंदर, और उसी ट्यूब के अंदर या डिश के अंदर उनके हस्बैंड के स्पर्म्स को छोड़ देते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर इनका दोनों का मिलना होना चाहिए था, यानी कि स्पर्म्स यानी शुक्राणु और बीज का वो हम बाहर करा रहे हैं। बीज को बाहर निकाल के ट्यूब में लेके उसी ट्यूब में हस्बैंड के स्पर्म्स को छोड़ देते हैं और उसको इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इंक्यूबेटर में वो एग फर्टिलाइज हो जाता है, यानी उनका दोनों मिलन हो जाता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है और एम्ब्रियो तैयार हो जाता है। एम्ब्रियो यानी एक तरह से प्रेगनेंसी है, एम्ब्रियो तैयार हो जाता है। अभी इस एम्ब्रियो को फिर से हमको गर्भाशय के अंदर छोड़ना है, तो वो लास्ट स्टेप होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। यानी एक बार एम्ब्रियो बाहर बन चुका है उसको हम फिर से उस स्त्री के गर्भाशय के अंदर छोड़ देते हैं और फिर दवाई देते हैं कि वो वहाँ पर पकड़ में आए, चिपक जाए और प्रेगनेंसी ग्रो होना चाहिए, क्योंकि उस एम्ब्रियो को एक घर चाहिए बड़ा होने के लिए। तो ये माँ का जो गर्भाशय है सबसे अच्छा चीज़ है, वहाँ पर हम छोड़ देते हैं और फिर वहाँ पर वो 9 महीने तक पलता है और उससे प्रेगनेंसी का पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है। इवन हमारे पास अगर 1000 से भी कम स्पर्म्स होते हैं तो जिनमें पहले पॉसिबल ही नहीं था प्रेगनेंसी, उनमें भी हम प्रेगनेंसी करा सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। और फिर जो एम्ब्रियो तैयार होता है वो एकदम नॉर्मल एम्ब्रियो होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये आर्टिफिशियली हुआ है तो नहीं। एक बार बन चुका तो वो एकदम नॉर्मल जैसा होता है, फिर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसमें से प्रेगनेंसी आ जाती है। मुझे लगता है कि नया जनरेशन तो आज हमारे से एक स्टेप आगे है। ये जो इंटरनेट है इसके ज़रिए उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल सकती है, तो उसका सही उपयोग करना चाहिए, नहीं कि सिर्फ वो एन्जॉयमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए। उनको लाइफ में अपना एक फोकस रखना चाहिए, एक जो एम बोलते हैं, एक टारगेट होता है, वो टारगेट अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर हमने मेहनत किया तो डेफिनेटली सफलता मिलती है। इट हैज़ टू बी फोकस्ड एंड प्रॉपरली, मतलब सही तरह से उसके पीछे लगना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे साधन हैं हमारे हेल्प के लिए। जैसे उन दिनों में बुक्स मिलते थे, कई बार हम बुक्स ख़रीद नहीं सकते थे क्योंकि उसकी कॉस्ट रहती थी। आज के तारीख में ये सभी चीज़ें नेट पे अवेलेबल होता है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, मतलब जो हार्ड वर्क होता है उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क करके अपना एन्जॉयमेंट भी करें, स्पोर्ट्स भी ध्यान दें। स्पोर्ट्स अगर बच्चा अच्छा है तो स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेना चाहिए, दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई बोलो या जो भी हमारा जो वर्क है उसमें मेन फोकस होना चाहिए, ताकि हम उसमें खूबी दिखाएं, एक्सेल करें और इस तरह से अपना लाइफ बनाएं। सुना आपने हमारे स्टार मेहमान यानी स्टार ऑफ मीरा भाईंदर डॉक्टर राजेंद्र नागरकट्टी। उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। अब हम फिर अगले एपिसोड में आपसे रूबरू करवाएंगे एक नए शख्सियत से जो होंगे हमारे स्टार ऑफ मीरा भाईंदर। देखते रहें उज्जवल भारत न्यूज़।